नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और भारत की बात की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। नुपुर ने अपने ऊपर सभी दर्ज एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। नुपुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद मेरी जिंदगी को और खतरा हो गया है और खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ सीधे निपुण सहगल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी आपको देंगे। निपुण, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की थी उसी को आधार बना रही हैं अब नुपुर? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, उसको आधार बना रही हैं और जो पहले जो याचिका में जो बातें कही गई थी वो बातें भी इस याचिका में कही गई हैं और मुख्य रूप से यही कहा गया है। मेरी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसके बाद कट्टर तत्व जो हैं उन्होंने जान से मारने की और रेप की धमकियां देनी मुझे शुरू कर दी। इस बीच मैंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ पर कड़ी टिप्पणियां की गई मेरे ऊपर, जिसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह के जो तत्व हैं उन्होंने निशाने पर ले लिया है। 9 एफआईआर मेरे खिलाफ हैं, उन सभी गिरफ्तारी पर रोक लगे और उनको सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि मेरी जान की सुरक्षा हो सके। कब इस पर सुनवाई होगी निपुण, छोटे में बताइएगा। तो चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है नुपुर शर्मा ने। अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इस बार क्या रुख होता है। पिछली बार तो नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगी थी। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की, जहां धार में दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी, लेकिन इंदौर और खरगोन के बीच धार में ही बस हादसे का शिकार हो गई। 2 लेन पुल से बस नर्मदा नदी में गिर गई। बस में सवार ड्राइवर समेत सभी 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। अब अगली खबर, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की पत्रिका अंतिम जन के ताजा अंक पर विवाद हो गया। इसमें वीर सावरकर को महान देशभक्त बताते हुए इनकी तुलना महात्मा गांधी से की गई। अंतिम जन के विशेष संस्करण में यह कहा गया कि देश के लिए सावरकर का योगदान महात्मा गांधी से कम नहीं। आपको यह बता दें कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी GSDS संस्कृति मंत्रालय का एक संस्थान है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, अक्यूज था, और जो सिर्फ पर्याप्त पुरावे न होने के कारण बलि किया गया, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें गुजरात की शरण में जाना चाहिए और महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, सरदार पटेल का अध्ययन करना चाहिए। कुछ तथ्य उन्हें मिलेंगे। सावरकर का फेक अध्ययन करके अपने आप को ज्ञानी मान लें और नए तथ्य इस देश के सामने परोसें, तो वो तो फिर इन्हीं का मजाक उड़ेगा। अब कल को कोई कह दे कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी देश को, तो अच्छा चुटकुला भी नहीं होगा, उस श्रेणी में भी नहीं आएगा। तो सावरकर की तुलना महात्मा गांधी से एक नया विवाद सामने आ गया है। आप देख रहे हैं भारत की बात। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मेडिकल परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा कर सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल नीट की परीक्षा में बच्चों की जगह दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी आपको देंगे। ओम प्रकाश, और क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय जांच ब्यूरो को ये सूचना मिली थी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन के जरिए कि जो नीट की एग्जामिनेशन है, इसमें कुछ बच्चों की जगह कुछ फॉलोअर्स एग्जाम लेने जा रहे हैं और उसके बदले काफी बड़ी हैंडसम रकम प्रोवाइड की गई है। सीबीआई ने इस मामले की आरंभिक जांच करके इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जब फॉलोअर्स ने इस मामले में जब एग्जाम दे दिए बच्चों की जगह, जो उन्होंने बच्चों के जो पासपोर्ट वगैरह थे और जो अन्य एग्जाम्स पेपर थे उनको फोर्स करके जो उन्होंने अंदर जाके एग्जाम दिया, तो उसके आधार पर छापेमारी करके कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि लोगों ने इस एग्जाम के लिए कितने पैसे दिए थे। साथ ही अखिलेश, इस केस का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो गया है। अखिलेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए। बहुत जरूरी है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मासूमों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह मामला। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कल दरअसल NEET की परीक्षा में बच्चों की जगह दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे।
अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कमेटी गठित कर दी है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी पर कमेटी गठित करने का वादा किया था। किसानों से किए इसी वादे को प्रधानमंत्री ने अब पूरा कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कमेटी बनाने का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया गया। और आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वाराणसी से उज्जैन तक, देवघर से केदारनाथ धाम तक महादेव के दर्शन और पूजा के लिए भक्तों का जमघट रहा। ये देखिए, कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है। भोले के भक्तों में उमंग उल्लास, तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। तो सावन का पहला सोमवार और आप देखिए वाराणसी से लेकर अलग अलग जो तमाम धार्मिक नगर हैं वहां पर किस तरीके का आज माहौल रहा। चाहे उज्जैन हो, केदारनाथ धाम हो, द्वारिका हो, देवघर हो, हर जगह लगभग एक सी तस्वीर। प्रयागराज में भी आप देखिए भक्तों का सैलाब सा। बाबा विश्वनाथ की किस तरह से आरती हुई है वो आप देख पा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर भी आपके सामने, महाकाल की जब भस्म आरती की गई। द्वारिका से लेकर देवघर तक की तस्वीर। अभी की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल तमाम जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं उसे दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। पहले भी नुपुर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब उन्हें सख्त वहां से फटकार लगी थी। अब इसी को आधार बनाकर नुपुर शर्मा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। और बात आतंक की उस फुलवारी की जिसमें न जाने गुनाह के कितने गमले रखे हुए हैं। पटना के फुलवारी से देश विरोधी साजिश का खुलासा हुआ तो जांच के तार बिहार के अलग अलग जिलों से जुड़ गए। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आतंक की इस फुलवारी में 2 दर्जन से ज्यादा साजिशकर्ता भी हैं। आज हम बिहार में भारत विरोधी साजिश चलाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दहशत मॉड्यूल को डिकोड करने वाले हैं। ये पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो है। हाथों में पीएफआई का झंडा और बड़े से मैदान में दी जा रही है ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि पीएफआई की ट्रेनिंग का ये वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के चकिया इलाके का है और ये वीडियो करीब साल भर पहले का है। बताया जा रहा है कि दिन के उजाले में चकिया शहर के गांधी मैदान में पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर लगाया गया। आरोप है कि चकिया के रहने वाले रियाज मारूफ उर्फ बबलू इस ट्रेनिंग सेंटर का मास्टरमाइंड है। इलाके में इस विवादित संगठन के विस्तार का जिम्मा रियाज को ही दिया गया। पटना के फुलवारी शरीफ में पिछले हफ्ते 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आरोपी अतहर ने जो बयान दिया उसमें भी रियाज उर्फ बबलू का नाम था। पटना पुलिस ने जिस अरमान मलिक और अतहर परवेज को रिमांड पे ले रखा है, सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया है कि पीएफआई बिहार में करीब 12,000 से ज्यादा मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, बिहार के 13 जिलों में कैंप ऑफिस भी बनाया गया था जहां अनपढ़ बेरोजगार युवकों को टारगेट कर ब्रेन वॉश किया जाता था और ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन कैंपों में शारीरिक शिक्षा के नाम पर बेरोजगार अशिक्षित युवाओं को लाठी डंडे के साथ अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनर दूसरे राज्यों से आते थे। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को पुलिस ने 11 जुलाई को पटना से गिरफ्तार किया था। इनके बयान में 26 लोगों के नाम सामने आए जो बेरोजगार युवकों को बरगलाकर दहशतगर्दी सिखा रहे थे। इनमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। दहशत की ट्रेनिंग देने और देश विरोधी साजिश में शामिल होने वाले आरोपियों में से एक नूरुद्दीन जंगी को 16 तारीख को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। नूरुद्दीन के साथ बिहार पुलिस का एक वीडियो वायरल है जिसमें सत्तू की दुकान पर उसकी खातिरदारी हो रही है। पटना में पेशी के बाद जेल ले जाने का ये वीडियो है। नूरुद्दीन 2020 में दरभंगा से चुनाव लड़ चुका है और देखिए कैसे खुलेआम उसके समर्थन में दरभंगा में जुलूस निकाला जा रहा है। नूरुद्दीन के समर्थन में पीएफआई का बैनर लेकर 17 जुलाई को जुलूस निकाला गया। गंभीर बात ये रही कि पुलिस जुलूस रोकने की कोशिश में जुटी रही और नूरुद्दीन के समर्थक पीएफआई का बैनर लेकर शहर में घूम गए।
दरभंगा के रहने वाले नूरुद्दीन को कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए जेल भेजा है और अब तो पीएफआई के गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में एआईएमआईएम के नेता भी उतर आए हैं। जांच एजेंसियों के कार्यकलाप पर भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो लोग पकड़े गए हैं क्या सबूत उनके मुहैया हो पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। मामला यह है कि जांच एजेंसी को काम करने देना चाहिए और जांच के उपरांत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या है सही क्या है गलत बहुत ही ईमानदाराना जांच होनी चाहिए। जांच को कहीं से भी लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एआईएमआईएम के नेता खुलेआम देश के खिलाफ साजिश करने वालों के शुभ चिंतक बने हुए हैं और पुलिस देश विरोधी साजिश करने वालों की तलाश में जुटी है। पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी में एक नाम है सनाउल्लाह का, जो कि पीएफआई का बिहार में प्रदेश महासचिव है। सनाउल्लाह का ये वीडियो उसके गांव दरभंगा के शकरपुर से एबीपी न्यूज को मिला। इसमें सनाउल्लाह न सिर्फ मीटिंग करते दिख रहा है बल्कि संगठन के स्थापना दिवस पर गांव में झंडा फहराने वाला वीडियो भी है। इस वीडियो में सनाउल्लाह बाकायदा पीएफआई का बखान करता दिख रहा है। आज जो मुल्क जिस हालात में आज है, तमाम तबका परेशान है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ने इस बार थीम दिया था मुल्क के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ। तो हमारा मकसद है कि यहाँ की जो आवाम तर परेशान है इस सरकार से, तो हमारा मकसद है कि आवाम के खिलाफ जो पॉलिसी बनाई जाती है, आवाम को इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों ने बेदार किया है। फुलवारी कांड की पोल खुलने के बाद से सनाउल्लाह का परिवार से संपर्क नहीं है। परिवार निर्दोष बता रहा है। हालांकि सनाउल्लाह से पुलिस पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ कर चुकी है। फुलवारी कांड में भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने और एक धर्म विशेष के लोगों से बदला लेने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस ने पीएफआई से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। आधे हिंदुस्तान में जब मानसून की बारिश से हाहाकार मचने लगा तो हमने उस हाहाकार की तस्वीरें दिखाई, बाढ़ में फंसे लोगों की तकलीफ दिखाई और पूछा उस सरकार और सिस्टम से जिनके कंधों पर बारिश की आपदा से निपटने और जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। हम पूछते रहे कहां हो सरकार, और देखिए जब बाढ़ और बारिश के बीच सरकार आए तो साजिश की थ्योरी अपने साथ लाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार बादल फटने के पीछे विदेशी साजिश का हाथ है और खतरा अभी टला नहीं। सच्चाई ये कि बादल फटने से बड़ा खतरा एक राज्य के सीएम की ऐसी सोच है। पे पहले भी एक आदमी मर चुका है, हर आदमी परेशान होता है। ये NH 11 है, कोई आदमी कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बस है काफी हद तक डूब गई थी। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. ये 21वीं सदी के उभरते, चमकते और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री का बयान है, जिसे सुनकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए ये समझ पाना कुछ पलों के लिए बेहद मुश्किल साबित होने लगता है। हिंदुस्तान के दक्षिण के राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद केसीआर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए भी दिखाई दिए थे। यहाँ तक तो वो मुख्यमंत्री पद की ड्यूटी पूरी करते रहे, लेकिन
बाढ़ को लेकर विदेशी साजिशों की जो थ्योरी उन्होंने पेश की, उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सन्न है। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. सीएम के चंद्रशेखर राव के मुताबिक तेलंगाना के जो हिस्से बाढ़ में डूबे हैं, उसके पीछे ना तो बारिश की कोई भूमिका है और ना ही उनकी सरकार की नाकाफी तैयारियों की। केसीआर ने अपनी जनता को समझा दिया कि ये सब कुछ विदेशी ताकतों की वजह से हो रहा है और इस साजिश से अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बाढ़ में फंसी जनता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। मॉनसून के महीने में गोदावरी नदी उफान पर है। एक हफ्ते से ज्यादा बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर मंदिरों के शहर कहे जाने वाले भद्राचलम में 70 फीट तक पहुंच गया है, जो बाढ़ की चेतावनी देने वाले 53 फीट के खतरनाक जलस्तर से कहीं ज्यादा है। सीएम केसीआर जनता के साथ गोदावरी नदी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। नारियल फोड़ रहे हैं। सीएम साहब, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं ताकि राज्य की जनता के हितों की रक्षा करें, अपने राज्य का विकास करें। सीएम की कुर्सी जनता की आंखों पर भ्रम की चादर पहनाने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर को जो बाढ़ तेलंगाना में आ रही है, जो बादल फटा है, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ दिख रहा है। यानी जो बाढ़ से जो किसान आज परेशान है, गांव-गांव डूब चुके हैं, यानी गोदावरी नदी खतरे से ऊपर बह रही है, कई ऐसे सिटी डूब चुकी है। उनके भलाई के बारे में सोचने के बजाय तेलंगाना की जनता को फिर से एक बार धोखा देने का प्रयत्न तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए अगर आपने इंतजाम नहीं किए तो कम से कम तर्क तो ऐसे देते जो गले के नीचे उतरता। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने जो कहा वो कितना आधारहीन है, ये हम आपको बताते हैं। केसीआर के मुताबिक विदेशी साजिशों की वजह से लगातार बादल फट रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बादलों के जरिए बारिश स्थानीय स्तर पर करवाई जा सकती है। इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। केसीआर जी, या आपका और आपके इंटेलिजेंस सिस्टम का फेल्योर है कि आपके इलाके में कोई कृत्रिम बारिश करवा गया और आपको पता भी नहीं चला। बेहतर होता कि आप अपनी जनता को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करते और बताते कि जो कभी नहीं हुआ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रही है दुनिया और झेल रहा है हिंदुस्तान। लेकिन सिर्फ तेलंगाना के सीएम केसीआर को ही जिम्मेदारी ना निभाने के लिए क्यों कोसा जाए। आपको देश की पश्चिमी दिशा के राज्य राजस्थान ले चलते हैं और पूछते हैं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत से कुछ सवाल। टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के एक अंडरपास की तस्वीर है, जहां यात्रियों से भरी एक बस फंसी हुई है। लेकिन इसी तस्वीर को अब फिर से ठीक 1 साल पहले वाली तस्वीर के साथ देखिए। पहली तस्वीर ठीक 1 साल पहले ही जुलाई महीने की है और दूसरी तस्वीर 17 जुलाई यानी रविवार की है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि क्या इन दोनों तस्वीरों में उन्हें कोई फर्क दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत बताएं कि उनकी सरकार और उनके अधिकारियों ने हर साल पानी में डूबने वाले इस अंडरपास को बचाने के लिए क्या किया, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मौत के इस कुएं में कोई बस यात्रियों को लेकर ना गुजरे, इसके क्या इंतजाम किए।
प्रशासन की भी आज लापरवाही देखने को मिली। वैसे हर साल मिलती है। बारिश जब तेज चालू हुई, इन्होंने कोई चेन वगैरह नहीं लगाई। पुलिया के पास में आने जाने के लिए इन्होंने कोई दूसरा उपाय नहीं किया। टाइम पे पहुंचते नहीं है। अभी तक भी कोई स्टाफ नहीं है वहाँ इनका। पहले कोई रास्ता बंद नहीं किया, बैरिकेड नहीं लगाया गया। कोई स्टाफ ही नहीं है अभी तक। लगाएगा कहाँ से? अशोक गहलोत ने राजस्थान की सत्ता तो 4 साल पहले 2018 में ही संभाल ली थी, लेकिन इस अंडरपास की किस्मत नहीं बदली। नीचे बारिश के पानी से लबालब सड़क है और ऊपर रेलवे की पुलिया। बीच में फंसी हैं 20 जिंदगियां। 17 जुलाई को राजस्थान रोडवेज की यात्रियों से भरी ये बस फतेहपुर शेखावटी से झुंझुनू के लिए रवाना हुई, लेकिन मंजिल तक पहुंचती उससे पहले ही सरकार की नाकामी के सैलाब ने इसे अपने आगोश में ले लिया। हाँ। कितना लोग है भाई जी? कितना लोग अंदर है? 20 जना हो गए थे। 20 आदमी है। 20-25 आदमी है। खाली 20 ही है। टापर भी है क्या? 2 टापर है खाली। अच्छा। कितनी देर होगी थाने फंसे डाने? कितनी देर होगी? 1 घंटा लगभग होगा। 1 घंटा होगी क्या? फालतू होगी। अंधेरी रात में फंसे यात्रियों की खबर जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंची, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और मदद के लिए चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोग स्थानीय प्रशासन को कोस रहे थे। यहाँ पे पहले भी एक आदमी मर चुका है, ठीक है, और वहाँ हर 2 महीने से 15 दिन से 10 दिन से हर आदमी उलझता है, हर आदमी परेशान होता है। हम मोहल्ले के भी परेशान होते हैं, फतेहपुर वासी भी परेशान होते हैं। ये NH 11 है, कोई आदमी, कोई प्रशासन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पुलिये पे कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। आज हम सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, हम उपाय भी बता रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी के अंडरपास की तस्वीर को कैसे बदला जा सकता है, ये भी समझा देते हैं। ध्यान से देखें, ये है राजस्थान सरकार और उसका प्रशासन। अपनी बात को समझाने के लिए हमने नोएडा सेक्टर 52 के एक 6 लेन अंडरपास का उदाहरण लिया है। इस 6 लेन अंडरपास को बनाने में 59 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इस अंडरपास को अगर डूबने से बचाना है तो इसमें 80 से 90 लाख रुपए और खर्च करने होंगे। खर्च कहाँ करने होंगे वो समझिए। अंडरपास का पानी निकालने के लिए 2 हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होंगे। एक पंप की कीमत 25 लाख रुपए होती है, 2 पंप 50 लाख रुपए के होते हैं। ड्रेन, चैनल, स्टाफ और बिजली जैसे दूसरे खर्च के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होंगे, यानी कुल खर्च 80 से 90 लाख रुपए होगा। यानी अंडरपास बनाने में कुल लागत का सिर्फ 1.36% और जितनी कम लेन का अंडरपास होगा, खर्च उतना ही कम हो जाएगा। फतेहपुर शेखावटी का ये अंडरपास तो 6 लेन से बहुत छोटा है, और अगर राजस्थान के प्रशासन को लगता है कि सालों पुराने अंडरपास में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो वो देश की राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास की तस्वीर देख ले। ये दिल्ली के मिंटो रोड का वो रेलवे अंडरपास है जो हर साल बारिश के पानी में समा जाया करता था। हर साल दिल्ली में बारिश के बाद ये तस्वीर सुर्खियों में होती थी, लेकिन 70 लाख रुपए खर्च करके अंडरपास को बारिश में डूबने से बचाने का इंतजाम किया गया और ये इंतजाम कारगर हुआ है। अगर हम अपने अंडरपास में पानी निकालने का इंतजाम करेंगे तो राजस्थान के जैसलमेर से आई ऐसी तस्वीरें नहीं देखनी पड़ेंगी। तस्वीरें देखकर डर लगता है। अंडरपास में एक कार फंसी हुई है, छत तक डूबी हुई है। कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस कार के साथ क्या हुआ होगा। इसमें लोग मौजूद रहे होंगे या नहीं। घटना रविवार शाम की है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस वक्त कार पानी में डूबी उस वक्त उसमें 3 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस अंडरपास के पानी में कार 2 घंटे तक फंसी रही थी। गनीमत ये रही कि कार में सवार तीनों शख्स को तैरना आता था, तो कार जैसे ही पानी में फंसी वो तीनों पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकले और उनकी जान बच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। मॉनसून हमारे देश के लिए सौगात है, क्योंकि बारिश अपने साथ धरती पर अनाज उगने का आशीर्वाद लाती है, लेकिन उस बारिश के लिए तैयारी ना हो तो वो सजा बन जाती है।
गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद में मेट्रो के ठीक नीचे बारिश के बाद गड्ढा नहीं बना बल्कि सड़क पर मानो खाई बन गई। 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ है। गड्ढे के नीचे जल निकासी की एक लाइन है और पहले जल निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी। नतीजा आपके सामने है। गड्ढा कितना खतरनाक हो सकता है ये हमने आपको शुक्रवार को भी दिखाया था। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे नेशनल हाईवे पर मौजूद एक गड्ढे के ठीक बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। बिल्कुल बीचों बीच ये गड्ढा है और इस गड्ढे से इंच भर की दूरी से गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं। चिंता उन बाइक सवारों की है जो इस गड्ढे को छूकर निकल जा रहे हैं। दिन के उजाले में तो गड्ढा देखकर बाइक मोड़ी जा सकती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में जब गाड़ियां इस हाईवे से गुजरेंगी तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। जिस बात का डर था वो डर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सच साबित हुआ। सबसे पहले इस हाईवे पर मौजूद गड्ढे की तस्वीर देखिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दो तस्वीरों में। हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार में होते हैं और ऐसे 1 फीट गहरे गड्ढे के ऊपर से रात करीब 12 बजे जब एक कार गुजरी तो कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। तस्वीर में घायल लहूलुहान है। हमने तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है ताकि खून देखकर हमारे दर्शक असहज न हो जाएं। लेकिन ये तस्वीर, ये बात देश के सामने रखनी बेहद जरूरी है ताकि लोग सावधान रहें और जिम्मेदार लोग इन गड्ढों को भरकर अपनी ड्यूटी पूरी करें। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। धार बस हादसे से जुड़ी ये सूचना है। धार हादसे में अब भी 2 लोग लापता हैं। सरकार की तरफ से जारी ताजा बयान के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर समेत 12 शव मिले हैं, जबकि 2 लोगों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहीं 2 लोग रास्ते में तो नहीं उतरे। साथ ही सर्च ऑपरेशन भी जोर शोर से चल रहा है। हमारे सहयोगी ब्रजेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। ब्रजेश, कुछ और भी पता चल पा रहा है? क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, सरकार का कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको समझा जा रहा था कि खत्म हो जाएगा, मगर अभी लगातार रेस्क्यू बचाव का काम वहां चल रहा है, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर समेत 13 लोगों के शव तो मिल गए हैं, मगर सरकार को उस बस में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 और लोग हैं जिनका पता नहीं लग पाया है और 2 लोग भी मिसिंग हैं और वो 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम पता नहीं लग पाया है। तो इस मामले में कोशिश की जा रही है कि अभी रेस्क्यू का काम रोका नहीं गया है। वहाँ पर इंदौर संभाग के कृष्णा साहब वहाँ पे मौजूद हैं और जो खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री थे कमल पटेल वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है और आसपास के जितने तटीय इलाके हैं सब लोगों से अलर्ट कर दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर मतलब ब्रजेश आप ये बता रहे हैं कि कुछ और लोगों के शायद जिंदा होने की उम्मीद है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, इस तरह की सूचना मिल रही है? जी, जिंदा होंगे इसकी तो गुंजाइश बहुत कम लग रही है, क्योंकि जिस हालात में बस के साथ हादसा हुआ, बस ऊपर से नीचे जिस बुरी तरह गिरी है कुछ कंक्रीट के चबूते पे, उससे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मगर फिर भी ऐसा सरकार को अनुमान है, आशंका है कि 2 और हो सकते हैं, 2 बस सवार 2 लोग और हो सकते हैं जो हो सकता है प्रवाह से आगे निकल गए हों और सीमावर्ती इलाके में कहीं उनको जाके तलाशा जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि उसको रोका नहीं गया है, बचाव ऑपरेशन को तटवर्ती और नदी के तटवर्ती इलाकों को अलर्ट किया गया और अभी भी ऑपरेशन वहाँ बचाव का चल ही रहा है। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए आपका। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अलग अलग इन याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं, उनके ऊपर यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। उन्हें 4 साल की बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि वो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश न दे। तो योजना की समीक्षा की मांग की गई है। ABP News,
आपको रखे आगे।